हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनको दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपके 100 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय किस प्रकार से आते हैं वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उसी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न भी उसी तरीके से बनते हैं। बस अति लघुत्तरीय में ये होता है सीधा आपको डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। बहुविकल्पीय में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, इतना तो आप अच्छे से समझते होंगे। तो दोस्तों, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज यहाँ जितने बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन और हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2015 से लेके 2023 के जो भी डीएलएड के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन और उसमें शामिल किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने डीएलएड साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यहाँ से जो भी टॉपिक है, ठीक है, यानी यहाँ जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, अच्छे से इनको तैयार करिएगा, क्योंकि जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो आपके यहीं से क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ से कि पहला प्रश्न हमारा आता है आज का कि स्मृति के प्रकार लिखिए। तो स्मृति होती है 2 प्रकार की, एक होती है अल्पकालीन स्मृति, एक होती है दीर्घकालीन स्मृति। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्मृति के अंग कौन कौन से हैं। तो स्मृति के अंग हैं सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। ठीक है, तो ये हो जाती है स्मृति, यानी याददाश्त जो होती है हमारी है उसके अंग पूछ रहा है। ठीक है, तो याददाश्त होती है 2 प्रकार की, एक होती है अल्पकालीन, ठीक होती है दीर्घकालीन। ठीक है, जो अल्पकालीन होती है तो इसमें क्या होती है, हम को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम तुरंत याद करते हैं और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन दीर्घकालीन जो स्मृति होती है लंबे समय तक रहती है। जैसे हम लोग छोटी क्लासों में 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास में कुछ चीज़ें हम लोग रट्टा मार के याद कर लेते थे। ठीक है, तो हम लोग की जो पढ़ाई चली है 1 से लेके 8 तक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, सब चीज़ों को रट्टा मार के याद करते थे और रटी हुई चीज़ जो होती थी वो याद हो जाती थी। ठीक, तो ये हो जाती है दीर्घकालीन स्मृति, याददाश्त हम लोगों की। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब अल्पकालीन स्मृति में हम लोग शामिल हो गए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दीर्घकाल तक, लंबे समय तक याद नहीं कर पाते, लेकिन हम किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं और इसी तरीके से ये होती हैं। इसमें हो जाता है सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्मृति के हो जाते हैं अंग यहाँ से। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग रट्टा मार के कुछ मत पढ़िए, बस समझ के करिए। आप कोई भी चीज़ है उनको रट्टा मारिए, यहाँ से याद कर लीजिए, लेकिन क्या होगा, वो आपके माइंड से कुछ समय के बाद वो निकल जाएंगे, क्योंकि आप जैसे दूसरी चीज़ और दूसरे सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो जो पहला का पढ़ा हुआ है वो सब निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ के पढ़िए यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अच्छी स्मृति की 5 लक्षण यहाँ पर बताना है। जो अच्छी स्मृति होती है उसके कोई 5 लक्षण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शीघ्र अधिगम, यानी तेज गति से वो सीख जाते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। उत्तम धारण शक्ति, यानी बहुत ही अच्छी उनकी याद करने की क्षमता होती है। ठीक है, शीघ्र पुनः स्मरण, यानी जल्दी से वो दोबारा फिर से सीख जाते हैं। अनावश्यक बातों की स्मृति, जो एक दूसरे से फैक्ट होते हैं उनको मिला जुला के वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी जो स्मृति होती है उसके 5 लक्षण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आया स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली होती है सीखना, दूसरी होती है धारण करना, फिर उसके बाद पुनः स्मरण करना, फिर उसके बाद होती है पहचान करना यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो गॉटफ्रायड एकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वर्ग सीमाएं किस आधार पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वर्ग सीमाएं अपवर्जीय आधार पर बनाई जाती हैं। अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मध्यमान को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो मध्यमान समस्त प्राप्तांकों का वह प्रतिनिधित्व प्राप्तांक के जो पृथक प्राप्तांकों के योग को उन प्राप्तांकों की संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों आता है कि चर से क्या तात्पर्य है।
तो चर्ग वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है। इसे वर्ग की निम्न और उच्च सीमाओं को जोड़कर 2 से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से हमारा आता है कि सबसे अधिक अनिश्चित माध्य कौन सा होता है। ठीक है, तो ये होता है बहुलक। अगला क्वेश्चन आता है गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन से सर्वाधिक उपयोगी माध्य कौन सा होता है, तो ये होता है माध्यिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सांख्यिकी का अर्थ बताइए, तो वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है उसको कहते हैं सांख्यिकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि स्तंभ आकृति में कौन कौन से अक्ष होते हैं, तो स्तंभ आकृति में 2 अक्ष होते हैं, एक्स और वाई अक्ष यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो मध्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र हो जाएगा, तो मध्यमान बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, जहाँ पर सिग्मा क्या होगा, योग होगा, एफ जो होगा वो बारंबारता हो जाएगी, एक्स होगा वो हो जाएगा चर, और एन जो होता है ये कुल आकृतियों की संख्या हो जाती है। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आता है कि माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र, तो मध्यमान और माध्यिका ज्ञात करने के दोस्तों सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र आता है, तो माध्यिका मान हो जाएगा n+1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2वां पद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, यह है कुल पदों की संख्या यहाँ पर होती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अवर्गीकृत यानी अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो m बराबर हो जाता है n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु कितनी होती है, तो बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की जो आयु होती है वो होती है जन्म से 5 वर्ष तक की। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये वाला है। ठीक है, अगला फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, तो जन्म के समय शिशुओं के या बालकों में 3 संवेग पाए जाते हैं, उनमें भय होता है, क्रोध होता है और स्नेह होता है। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, जन्म जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, डर जाते हैं, उनको गुस्सा आता है और स्नेह भी उनमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जन्म के समय शिशुओं के भीतर या बालकों के भीतर 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो कुछ संवेग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, कुछ संवेग होते हैं जो अर्जित होते हैं। ठीक है, तो जो जन्मजात होते हैं वो उसमें भय भी शामिल होता है, क्रोध भी शामिल होता है, स्नेह भी शामिल हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, तो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि परीक्षण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, पर्सनल होता है, सामूहिक में पूरे समूह का एक साथ जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो सामान्य स्तर के बालक होते हैं, ठीक है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जिन लोगों का बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है वो होते हैं सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक होते हैं। ठीक है, यानी बच्चे होते हैं वो। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर आता है कि बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें होते हैं 23 जोड़ी गुण, तो इसमें होते हैं 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि माध्यांक की एक परिभाषा लिखिए। तो गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक, ठीक, यानी अनग्रुप्टेड स्कोर या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्यमान का अंक जो होगा वो मध्यांक कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था के विकास की गति धीमी रहती है, बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है बहुत ही जिज्ञासु होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिशुअवस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आधार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि शिशुअवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषता एक हो जाती है कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है और मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता आ जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वो निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है परिपक्वता। ठीक, तो इसमें क्या होता है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वो निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है वो होती है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी यहाँ पर। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पावलोव ने
सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो पावलोव ने सीखने से संबंधित जो सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन था वो किया था कुत्ते पर। इसमें क्या हुआ था, कुत्ते के भोजन, घंटी बजती है, भोजन दिखाया जाता है, कुत्ता क्या होता है अपनी लार को स्राव करता है, ठीक है, बाहर यहाँ पर करता है। फिर क्या होता है, कुछ समय तक घंटी बजाएगी, भोजन उसको नहीं दिया गया, लेकिन क्या किया कुत्ते ने, क्या किया, बार बार वो करने से क्या हुआ, अपनी लार क्या कर रहा था, भोजन नहीं दिखाया गया, उसके बाद भी उसने लार स्राव की यहाँ पे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो प्रतिष्ठा होती है ये अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। बाकी प्यास, भूख और निद्रा ये जो होती हैं ये जन्मजात होती हैं, ठीक है, अभिप्रेरणा। बाकी जो अर्जित प्रेरणा, ये प्रतिष्ठा जो होती है ये अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो ये होती है विस्मृति, ठीक। अगला फिर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि किसी आवर्ती प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ये होती है बहुलक। वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, कि किसी आवर्तीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होगी वो कहलाएगी बहुलक यहाँ से, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन आता है कि बालक में वृद्धि कब रुक जाती है? ठीक, तो किशोरावस्था के बाद जो बालक की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होगा? तो बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर से आता है कि बच्चों में भाषा विकास के अवरोधन के 2 कारण लिखिए। तो एक होती है बुद्धि, दूसरा होता है स्वास्थ्य, ठीक है। तो बुद्धि और स्वास्थ्य का भाषा के विकास के अवरोधन में महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि आमरूत बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो आमरूत बुद्धि वाले व्यक्ति सूक्ष्म प्रश्न और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ और कहानीकार बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि हल के अनुसार सीखने का प्रक्रिया के आधार क्या है? ठीक है, यानी हल के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसका आधार क्या है? तो हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार प्राणी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया कार्य व्यवहार है, ठीक है। प्राणी उस कार्य को सीख लेता है, वही सीखने का आधार यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना क्यों जरूरी होता है? 2 कारण बताइए, या फिर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों जरूरी होता है? यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि जो शिक्षक होते हैं उनको बाल विकास का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। 2 कारण बताइए, यानी जब आप टीचर बनेंगे तो आपको बाल विकास का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए बाल विकास जो सब्जेक्ट है कितना अहम रोल निभाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रयुक्त कर सकते हैं। देखिए बच्चे की जिसमें रुचि होगी आपको उसी रुचि के अनुसार शिक्षण व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चा क्या होगा, आपका पढ़ाया हुआ या जो आप बताएंगे वो सीख नहीं पाएगा, ठीक। उसके बाद बाल विकास का ज्ञान रखने वाला शिक्षक बालकों का मानसिक स्तर सरलता से जान लेता है। जब बच्चों का मानसिक स्तर आप अच्छे से जान लेंगे तो क्या होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? ठीक है, तो आवाज़ में भारीपन आ जाता है किशोरावस्था में, ठीक। अगला क्वेश्चन, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा अधिगम से क्या तात्पर्य है, यानी अधिगम से आप क्या समझते हैं, ठीक। यह अधिगम किसको कहते हैं? तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ये कहलाती है अधिगम। यानी जब हम कुछ नया काम सीखते हैं, नया ज्ञान हासिल करते हैं, ठीक है, तो उसके अर्जन करने की यानी उसको जो हासिल करने की जो प्रक्रिया होती है वो हो जाती है अधिगम, ठीक है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि रुचि के भेद बताइए। तो रुचि 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है प्रदर्शित रुचियाँ, दूसरी आंकलित रुचियाँ, तीसरी सूचित रुचियाँ और चौथी होती है अभिव्यक्त रुचियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास, सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा जो तात्पर्य है अपने साथ तथा दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई जो योग्यता होती है वो होती है सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षण में मुख्य अंतर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है व्यक्तिक परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिक परीक्षण जो होता है एक व्यक्ति के लिए होता है, सामूहिक जो परीक्षण होता है ये पूरे समूह के लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पर्सनल किसी एक टीचर के लिए हो गया या किसी एक बच्चे के लिए हो गया, सामूहिक क्या होगा पूरे क्लास के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिक परीक्षण के अंतर्गत एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है, लेकिन सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत एक समय में कई व्यक्तियों पर परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, आपको स्पष्ट करना है। तो बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव बालक के शरीर व मन दोनों पर होता है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तरह का विकास इससे प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के सिद्धांतों से ये ज्ञात होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बाल विकास के सिद्धांतों से क्या ज्ञात हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक जो होता है उसका विकास एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आप खुद देखिए जो बच्चे घर में हों, ठीक, या बालक जो घर में होते हैं, आप बच्चों को घर में देखिए, उनका जो विकास होगा वो एक साथ एक जैसा नहीं होता है। सिद्धांतों से हमें विकास क्रम के सभी पहलुओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ हो जाती हैं और बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ से आता है कि बालक के विकास में संचार माध्यम के दो लाभ। तो पहला हो जाएगा ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है, दूसरा होता है सामाजिक विकास में ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। ठीक है, यानी बाल विकास में क्या होगा, अधिगम की सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधियाँ क्या होती हैं। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, यानी ये दोनों जो विधियाँ होती हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, इसके द्वारा छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, यानी जो सम्मेलन और विचार गोष्ठी होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इससे अधिगम पे क्या असर होता है। ठीक है, तो बाल विकास में अधिगम में जो होता है यानी सीखने में सम्मेलन और विचार गोष्ठी क्या रोल निभा रही है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा, अधिगम बच्चों का अच्छा हो जाएगा। इस विधि में क्या होगा, कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श के द्वारा समस्या जो होती है उसका समाधान वो ढूंढते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक में विस्मृति कम करने के दो उपाय बताइए। तो किसी भी वस्तु को स्मरण करने से पूर्ण ध्यान देना आवश्यक होता है और स्मरण के बाद विश्राम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूह या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसको कहते हैं प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रतिद्वंद्विता या कंपटीशन में होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूह और व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा तो तभी तो कंपटीशन होगा, तो उसी को प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो रुचि का शैक्षिक महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला होता है शिक्षण विधि, सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर सरल स्पष्ट बोधगम्य बनाने में मदद करेगी। दूसरा यहाँ पर आता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो होगा तो पाठ्यक्रम का स्तर बच्चों के यानी छात्रों के मानसिक स्तर और प्राकृतिक रुचि व दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। स्नेहपूर्ण जो वातावरण होगा तो कक्षा व विद्यालय का वातावरण प्रेमपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद समय सारणी, तो समय सारणी में बीच बीच में अवकाश की व्यवस्था और विषय परिवर्तन इत्यादि का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद रुचि पैदा करने के अवधानों का प्रयोग बालकों की शिक्षा में रुचि पैदा करने के साधन और क्रम प्रयोग में लाए जाने चाहिए। ठीक है, यानी जिनसे रुचि पैदा हो वो साधन, ठीक है, और जो क्रम होते हैं इनको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है कि अभिप्रेरणा। तो जो अभिप्रेरणा होती है इसमें छात्रों को अधिगम में रुचि पैदा करता है। ठीक है, उन्हें समय समय पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ठीक है, जब आप इसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट निकलना, बच्चे कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर आप उनको पुरस्कृत करेंगे, चाहे वो पुरस्कृत आप कोई मेडल देके या कोई शील्ड देके कर रहे हो या फिर आप क्लास में उनको खड़ा करिए, बच्चों को खड़ा करने के बाद पूरे क्लास को बताइए। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली चल रही है वहाँ पर बच्चों को खड़ा करके बताइए कि इस बच्चे ने कौन सा काम किया है, तो क्या होता है बच्चा जो होता है वो मोटिवेट होता है वहाँ से, और अन्य बच्चे जो होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं वहाँ से। ठीक है, उसके बाद कक्षा का भौतिक वातावरण जो होगा तो इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि जहाँ शोर ना हो, अधिक गर्मी ना हो, जिससे बच्चे विषय की तरफ रुचि बढ़ा सकें। देखिए क्या होगा, अगर भौतिक वातावरण अच्छा नहीं होगा कक्षा का तो क्या होगा, क्लास में शोर हो रही हो, आप कैसे पढ़ा पाएंगे, बच्चा कैसे सीख पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, लाइट की व्यवस्था नहीं हो, तो क्या होगा, ये अधिगम के अवरोधक कारण बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी होती है। ठीक, तो व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, इससे ही व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है। ये अच्छी बात है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही बहुमुखी व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि बुद्धि की एक परिभाषा
बताइए। तो दोस्तों आपको बुद्धि की, पर्सनालिटी की, ठीक है, मानसिक एज की कोई डिफिनेशन दोस्तों आपको जरूर याद कर लेनी है, ठीक है। तो आप डिफिनेशन जरूर याद करिएगा, जितने भी आपके टॉपिक हों बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में, उन सब की एक एक डिफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। रट्टा मार के मत, समझ के जो है याद करिएगा, ठीक है। तो डियरवॉर्न के अनुसार कि बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संतुलन का कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो संतुलन से तात्पर्य किसी निकाय की उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी वस्तुओं और बलों के होने पर भी स्थिरता का दर्शन होता है। उदाहरण क्या है? अच्छी तरह से तौलने की जो क्रिया होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? संतुलन हो जाता है। क्या करा? संतुलन से तात्पर्य किसी निकाय की उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी वस्तुओं और बलों के होने पर भी स्थिरता का दर्शन हो। तो देखिए तराजू में क्या होता है, तौलने की प्रक्रिया में क्या होता है, तराजू होता है इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, समझिए, यहाँ से इसमें बांट रखा होता है, इसमें सामान रखा होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बराबर से जो है वो तौलता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये दोस्तों 2015 से लेके 2023 तक के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थे, उनको इसमें शामिल किया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों आप चाहें तो इनको इसी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए दोस्तों। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।